नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हर साल हम इसको मनाते हैं ताकि महिलाओं को भी उनके अधिकार हम दिला सकें, लैंगिक समानता हमारी बनी रहे। इसलिए हम हर साल इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। आज और कल 2 दिन का जो न्यूज़पेपर रहा था वो वुमेन्स डे के ऊपर ही रहा है। मतलब जो 4 एडिटोरियल आज हम 2 दिन में कवर करेंगे ना, वो पूरे के पूरे महिलाओं के ऊपर ही बेस्ड है। तो आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर हम देखने वाले हैं, इसमें 2 बड़े बड़े आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं। पहले नंबर का जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली जो पब्लिक स्पेस है, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कहीं कोई चौक चौराहा हो गया, सकरी गलियां हो गई, इन जगह में जब महिलाएं जाती हैं तो वो अपने आप को कितना अनसेफ फील करती हैं, इनके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। आखिर उनको क्यों सेफ फील नहीं होता है, क्यों उनको डर लगता है और क्या ऐसी कोई घटनाएं घटित हुई हैं उनके सामने में, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। इसके बाद राइटर का कहना है कि हम कौन कौन से इंटरवेंशन ले सकते हैं इसमें सुधार लाने के लिए, और हमारे माइंड में भी क्या चीज रहना चाहिए महिलाओं को लेकर के। तो ये सारी बातें हैं जो कि इस आर्टिकल में आज हम देखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर का जो आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ये पार्टिकुलरली वुमेन से ही रिलेटेड है। इसमें बोला जा रहा है कि जो साइंस है, साइंस वाले सेक्शन में हम कैसे करके महिलाओं की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली शुरुआत ही जो होती है ना, स्कूली पढ़ाई की जब शुरुआत होती है तो उसी दौरान में लड़कियों के माइंड में हमें ये रखना पड़ेगा कि बेटा देखो, पढ़ो लिखो और नौकरी करो वाली बात नहीं है, और ना ही ऐसा है कि घर में जाके खाना ही बनाना है। साइंस में थोड़ा सा आप रुचि दिखाइए, वैज्ञानिक बनिए, साइंस से रिलेटेड फील्ड में आप वर्क करिए। इस प्रकार से हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। सरकार क्या क्या स्कीम लाई है, इसके अलावा और कौन कौन से इंटरवेंशन किए जा सकते हैं, इसके ऊपर ये सेकंड वाला आर्टिकल फोकस करता है। पार्टिकुलरली चर्चा करता है कि साइंस में हम कैसे करके भागीदारी बढ़ा सकते हैं महिलाओं की। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे और देख लेते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर करने का काम करता है। पार्टिकुलरली पब्लिक प्लेसेस की हम बात करें, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कोई आजू बाजू का गार्डन हो गया, कोई छोटी मोटी गली हो गई, सड़क हो गई, दुकानें हो गई, इन जगहों पर महिलाएं सेफ फील क्यों नहीं करती हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। कैसे करके हम इनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं पार्टिकुलरली पब्लिक स्पेस में। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल डिस्कस करता है। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, ये पब्लिक प्लेसेस क्या काम करते हैं, सामाजिक आर्थिक जीवन के क्षेत्र हैं। यहाँ पर समाज हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पर सब आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं सार्वजनिक स्थानों में। इसको नया स्वरूप देने की आवश्यकता है, जहाँ महिलाएं सुरक्षित और स्वागत योग्य महसूस करें। इसके ऊपर हमको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। भारत को मोस्ट अनसेफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है वुमेन्स की सेफ्टी के हिसाब से। हमारे देश में कितनी सारी रेप की घटनाएं होते रहती हैं, छोटे मोटे लेवल पर नहीं, बहुत ज़्यादा व्यापक लेवल पर। कुछ रेप ऐसे भी होते हैं जो कहना चाहिए अनरिपोर्टेड जाते हैं, डर के मारे लोग नहीं लिखा पाते हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हो जाती हैं क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत पावरफुल है। इंडिया को हमेशा से ही कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्रीज फॉर वुमेन। ये एकदम रियल बात है जो कि डिमांड करती है कि अर्जेंट कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि हम कुछ ना कुछ डेलिब्रेट चेंज लेकर के आ सकें। इंडिया को रैंकिंग प्रोवाइड करी गई थी 128
177 कंट्रीज में, मतलब काफ़ी पिछड़े हुई कंडीशन है भारत की। यदि हम बात कर लें वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 की, तो अब ये जो इंडेक्स है दोस्तों, काफ़ी कहना चाहिए बढ़िया इंडेक्स है, जो कि देश दुनिया में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के आवाज़ उठाने का काम करता है, देशों को जागरूक करता है। वहीं यदि हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लें, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, WPS इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था सन 2017 में। इस इंडेक्स का हेडक्वार्टर है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन DC, अमेरिका में। वहीं यदि हम बात करें, ये जो सर्वे है ये कंडक्ट कराता है हर 2 साल में, ठीक है, द्विवार्षिक ये सर्वे कंडक्ट कराने का काम करता है। और वहीं बात कर लें कि कौन इसको कंडक्ट कराता है, तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, शॉर्टकट में GIWPS बोला जाता है। ये पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ओस्लो के साथ में सहयोग करके अपनी कहना चाहिए चीज़ों को प्रकाशित करने का काम करता है। इसमें 3 प्राइमरी डायमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि इंक्लूजन, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। इंक्लूजन के अंतर्गत एजुकेशनल, फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, मोबाइल फ़ोन यूज़ एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जस्टिस के अंतर्गत अब्सेंस ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेस टू जस्टिस, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सन बायस, पुत्र को लेकर के प्रेफरेंस देना। तीसरे नंबर का जो कहना चाहिए मापदंड है वो सिक्योरिटी का है, जिसके अंतर्गत इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, कम्युनिटी सेफ्टी, वुमेन्स परसेप्शंस ऑफ सेफ्टी, पॉलिटिकल वायलेंस, जिससे महिलाओं को टारगेट किया जाए। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी टू कन्फ्लिक्ट जोन, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट जोन बना है तो उससे महिलाएं कितनी ज़्यादा प्रभावित होंगी, संघर्ष क्षेत्रों के साथ में उसकी कितनी निकटता है। ये प्रमुख 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्स फोकस करता है। अब हम चलते हैं सीधे एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं इस एडिटोरियल को। देखिए, बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं भारत सरकार की तरफ से, बहुत कुछ कंटिन्यू किया जा रहा है, इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को नहीं मिला है प्रैक्टिकल तौर पर। हम हमेशा से ही यही सोचते आते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हम हमेशा से डीपली अध्ययन करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे एकेडमिक वर्ल्ड के द्वारा, इसके बावजूद भी कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी उठते हैं। हाउ मैनी वुमेन डू वी सी ऑन रोड वैन कंपेयर टू मैन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप खुद देख लीजिए, सड़क पर महिलाओं को चलते हुए, पुरुषों की आप तुलना कीजिए कि कितने पुरुष सड़क पर चल रहे हैं, और उन्हीं की तुलना आप करिए महिलाओं के साथ में, उससे पता चल जाएगा कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर महिलाएं सबसे ज़्यादा देखी जा सकती हैं, एंड विच आर द एरियाज विच दे कंप्लीटली अवॉइड, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर वो लोग बिल्कुल जाना पसंद नहीं करती हैं। एंड हाउ फ्रीली कैन वुमेन वॉक ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर चल रही है कोई लड़की, कितना वो सेफ फील कर रही है, कितना फ्री तरीके से चल सकती है वहाँ पर। इसके अलावा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हमेशा से ही उनके माइंड में ये चले आएगा कि भाई मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लोग देख के क्या कहेंगे, हमेशा क्या उसके माइंड में यही चलते रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी इनका आंसर देना हमको बाकी है, इनका आंसर ढूंढना हमको बाकी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, यहाँ पर लोग चाहते क्या हैं। यहाँ पर लोग अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ को व्यक्त कर सकते हैं, समाज में अपने आप को नेता के तौर पर उभार सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा लोग कम्युनिटी लाइफ के साथ में इंगेज होकर के चल रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर और है कि देखिए, पब्लिक प्लेसेस में पार्टिसिपेशन यदि हो रहा है
इससे जो इंडिविजुअल व्यक्ति रहता है वो और भी ज़्यादा सोसाइटियल प्रोसेस के साथ में इंटीग्रेट हो पाता है, अच्छे से उसका लगाव हो पाता है। एक की इंडिकेटर की बात करें प्लेस की, वो होता है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब जितनी ज़्यादा महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो आप ये समझ लेना कि वो जगह महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलैक्स फील कर पाती हैं एंड एंजॉय कर पाती हैं देमसेल्व्स को उस जगह में। अब हम चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि महिलाओं की मोबिलिटी के ऊपर असर डाल रही है। ठीक है, महिलाएं क्यों घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही, पब्लिक प्लेसेस पे हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पार्टिकुलरली ये भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश का, वहाँ पर सरकारी ITI में मेरा दोस्त पढ़ाता है, टीचर है वहाँ पे। एक भी लड़की ITI में एंटर नहीं लेती है, मतलब एडमिशन ही नहीं लेती हैं लड़कियाँ उधर की। तो आप सोच लीजिए कि वो वाला जो एरिया है कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, पार्टिकुलरली महिलाओं के एजुकेशन में जब इतना पिछड़ापन है तो फिर उनके अधिकारों की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा की, NFHS 4 की यदि हम बात करें 2015-16 में जो सर्वे कंडक्ट कराया गया था, इसमें बोला जा रहा है, देखिए 54% जो इंडियन वुमेन हैं, मात्र 54% वुमेन ही ऐसी हैं जिनको फ्रीडम है कि वो मार्केट में अकेली घूमने के लिए जा सकती हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो पत्नी हो। 50% महिलाएं ऐसी हैं जो कि एक्सेस कर पा रही हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को स्वतंत्र रूप से, एंड 48% महिलाएं ऐसी हैं जिनको परमिशन मिली है कि आप ट्रैवल कर लीजिए अपने गांव के आउटसाइड में, अपनी कम्युनिटी के आसपास में, आउटसाइड में आप आ जा सकती। मात्र 48% महिलाओं को ही ये छूट है। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। ठीक है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के डेटा उठा करके यदि हम देखें तो ये बताता है कि हमारे देश में महिलाओं की श्रम में भागीदारी बहुत कम है। कितनी है? 35.6% है। बाकी के 100 में से 35 महिलाएं काम में लगी हैं बस, बाकी के 60-70% हिस्से में पुरुष हैं। इसका मतलब ये है आधी से भी अधिक जो फीमेल पॉपुलेशन है ना वो कामकाज से एकदम पूरी बाहर चल रही है। इससे क्या होता है, घर का जो डिसीजन वगैरह रहता है ना उसमें उनकी भूमिका फिर कम हो जाती है। अब वहीं यदि हम बात करें वर्किंग वुमेन एंड पब्लिक स्पेसेस की, ठीक है, ये प्राइमरली जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं ये सर्व करते हैं एज ए ट्रांजिशनल जोन, आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। इसके अलावा आप यहीं से होम एंड वर्क प्लेस में आना जाना कर रहे हैं, ठीक है, जिससे घर और कार्यस्थल के बीच आवागमन में सुविधा हो रही है। इन स्थानों का उपयोग शायद ही कभी अवकाश या मनोरंजन के लिए महिलाएं करती होंगी। इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है महिलाओं का जो इंगेजमेंट है पब्लिक प्लेसेस के स्पेसेस के साथ में वो पर्पस ड्रिवन है, मतलब वो खाली अपने काम से ही जाएंगी, बिना काम के वो घूम नहीं सकती हैं। इसके अलावा जल्दी से जाना जल्दी से आना, टाइम बाउंड मैनर में। साथ ही साथ स्पाइटियल रिस्ट्रिक्शन है, आप यही पास की दुकान से ले लेना, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि सोशल पार्टिसिपेशन को रोकती हैं महिलाओं के। तो एक जो स्पेस होता है वो कब ट्रू रहेगा, ट्रूली सेफ रहेगा एंड इंक्लूसिव कब रहेगा? जब वुमेन कैन नेविगेट इट फ्रीली एंड विथआउट हेजिटेशन। ऐसा कब संभव हो पाएगा? जब महिलाएं फ्री तरीके से बस स्टैंड में आना जाना कर लें, घूम फिर लें एंड कोई हेजिटेशन उनके मन में ना रहे। जैसा कि वाई लॉइटर फाड़के रनाडे खान 2011, ठीक है, ये बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है, 2011 की ये बात है, जिसमें बोला जा रहा है कि ये जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं इसको रिक्लेमिंग करना,
ये न केवल आज की ज़रूरत है, इसके साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि भाई पब्लिक प्लेसेस यदि फिर से वहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति हो रहा है, ठीक है, तो ये बल्कि आप खाली टाइम में कहाँ जाएंगे, खाली टाइम में कम से कम आप घूम तो सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब महिलाएं बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी आग्रह के, बिना पुरुषों की नज़र के अनुरूप ढलने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। मतलब वे अपने अधिकार का दावा करती हैं, सार्वजनिक स्थानों को साझा समतापूर्ण वातावरण में बदल देती हैं। अब सेफ्टी के इश्यूज को लेकर के यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ में वायलेंस घर में नहीं होता है, बाहर निकलेंगी तभी वायलेंस होगा। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो कि फेस करती हैं खतरों को उनके खुद के घर के होम में कंपैरेटिवली सेफर स्पेस की तुलना में। जैसे कि हमको लग रहा है कि भाई घर में महिलाएं सेफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि घर में भी लड़ाई झगड़े मारपीट होते रहते हैं उनके साथ में। वहीं यदि हम ओपन स्पेस की बात करें, ठीक है, ओपन स्पेस में जब वो जाती हैं ना महिलाएं, तो कई अजनबियों से लैंगिक हिंसा का खतरा अधिक रहता है, पार्टिकुलरली छेड़छाड़, ठीक है, भद्दे कमेंट किए जाना। अब दिक्कत ये हो गई है कि ये धारणा हमारे माइंड में बैठ गई है कि महिलाओं को सेफ करके रखने की ज़रूरत है। इसी के चलते चलते उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो ऑटोनॉमी है, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं आजकल कहाँ जाती हैं, मॉल जाएंगी, थिएटर जाएंगी, कैफ़े जाएंगी, जहाँ पर हिंसा की संभावना कम है, ऐसी जगह में हमको महिलाएं देखने को मिलती हैं। बाकी कहीं और ज़्यादा गर्ल्स लोग हमको देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन फुटपाथ, बस स्टेशन, सकरी गली में बैठी लड़कियों के समूह या मौज मस्ती करने वाली महिलाओं के लिए आप सोचिए उनका क्या होगा। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि महिलाओं को ओपन स्पेस में जाने से रोकती हैं, एंड हम आखिर क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनका डिज़ाइन शुरू से ही फ्लॉलेस है, ठीक है, फ्लॉलेस हमको रखना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसके चलते चलते महिलाएं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। एंड हमको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई जो है पब्लिक प्लेसेस ऑफ़र करते हैं सेंस ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अपने माइंड में बिठाने की ज़रूरत है। लेकिन रिस्क ऐसा नहीं है कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है बाहर, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, पार्टिकुलरली पूरा पब्लिक स्पेस में ही यदि हम उनको जाने नहीं देते हैं तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेन आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रीट वायलेंस एज वेल। ऐसा नहीं है कि खाली महिलाओं के साथ में ही वायलेंस होता, पुरुषों के साथ में भी स्ट्रीट वायलेंस हो सकता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि महिलाएं भी प्रभावित होती हैं बाहर और पुरुष दोनों। मतलब सार्वजनिक प्लेसेस में जिस प्रकार से पुरुष अपना दावा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन स्थानों को पुनः प्राप्त करने की ज़रूरत है महिलाओं को, और हमें उनके ऊपर ज़्यादा कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा आने जाने को लेकर के। चर्चा करी जाती है पॉलिसी लेवल पर हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए हमें फिर से पब्लिक स्पेस प्लानिंग के ऊपर फिर से सोचना पड़ेगा, उसके डिज़ाइन को लेकर के सोचने की ज़रूरत है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था कर देते हैं, सेफ एंड एक्सेसिबल पब्लिक टॉयलेट बना देते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट फर्नीचर रख देते हैं जैसे कि बेंचेस वगैरह, एंड क्रिएट कर सकते हैं और भी ज़्यादा रिक्रिएशनल स्पेसेस, ताकि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल सकें। इसके अलावा सार्वजनिक सुरक्षा को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें कड़े कानून बनाने पड़ेंगे एंड उनको इफ़ेक्टिव तरीके से इन्फोर्समेंट भी करना है, ताकि एड्रेस कर सकें हम क्राइम को अगेंस्ट वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस। अब आप खुद सोचिए, हॉस्पिटल जैसी जगह में
लेडीज़ का रेप हो जा रहा है, स्कूल बस में लेडीज़ का रेप हो जा रहा है, तो कैसे करके आप पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे? अब क्वेश्चन उठता है कि कानून हमारे अभी भी अवेलेबल है, लेकिन कितने ज़्यादा लोगों को हम सज़ा दे पाए हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए पब्लिक स्पेसेस में, एंड कितने लोग ऐसे हैं जो कि बेल में मतलब जमानत में बाहर आ गए और फिर से रिपीट कर रहे हैं अपने क्राइम्स को। इन सारी चीज़ों का डेटा हमारे पास में होना चाहिए। अगला जो चीज़ रहता है दोस्तों, वो हमारे माइंड में ये रहता है, हम हमेशा सोचते हैं कि भाई आप रात के 12 बजे वहाँ क्या कर रही थी, रात के 11 बजे आप वहाँ क्या कर रही थी, 10 बज गए हैं अभी तक घर नहीं आई है लड़की। इससे राइटर का कहना है कि आप महिला को हमेशा से ही क्या मान ले रहे हैं, आप महिला को मान ले रहे हैं कि भाई वायलेंस इसके साथ में हो सकता है। इसके अलावा हम लड़के को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं सामने वाले को, ऐसा राइटर का कहना है। लास्ट में राइटर का कहना है कि हमें पब्लिक स्पेसेस को रीशेप करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम ऐसे माहौल का निर्माण कर सकते हैं जहां महिलाएं सुरक्षित और वास्तव में स्वागत महसूस करें। हालांकि सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मकता को हम रातों रात ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बदलाव छोटे छोटे रोज़मर्रा के कामों से शुरू हो जाते हैं। सार्वजनिक स्थान के निर्मित वातावरण से लेकर के सामाजिक दृष्टिकोण तक हर किस्म का बदलाव चाहिए। अगला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये आर्टिकल पार्टिकुलरली साइंस वाले सेक्टर में महिलाओं की भूमिका को इंश्योर करने की बात करता है। कैसे करके हम लड़कियों को इस प्रकार से तैयार करें कि उनकी रुचि साइंस के प्रति ज़्यादा हो, इसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। 250 शब्दों में जो आपको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। विद इंडिया कंटिन्यूइंग टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, भारत ने बहुत अच्छी प्रगति करी है, पार्टिकुलरली साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो बाउंड्रीज हैं उनमें हम काफ़ी एडवांस हो गए हैं। लेकिन आपको ये चीज़ भी इंश्योर करना है कि इसमें हम वुमेन को इंक्लूड करें, उनका इंक्लूज़न हो इस जर्नी में। इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करनी है। सबसे पहले चर्चा करी जाती है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके चलते चलते लड़कियां साइंस का सब्जेक्ट नहीं लेती हैं। पार्टिकुलरली 10वीं तक उन्होंने पढ़ाई कर ली कंबाइन में, इसके बाद उनको सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है, ब्रांच लेना, साइंस लेना है, बायो ले के पढ़ना है, आगे फिर बीएससी करेंगी या फिर और भी आगे उनको जो कुछ भी करना है। तो 10वीं के बाद ज़्यादातर जो लड़कियां हैं आर्ट ले लेती हैं, ठीक है, या तो फिर कॉमर्स ले लेती हैं या तो फिर बीए लेकर के पढ़ाई करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि यदि मैं साइंस लेकर के पढ़ाई करूँगी, एक तो पढ़ाई कठिन है, अंग्रेजी में दिक्कत है, दूसरी बात यह है साइंस लेकर पढ़ाई करने में आगे मेरे को ज़्यादा खर्च आएगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि लड़कियों को रोकती हैं साइंस सब्जेक्ट लेने से। इसके लिए एजुकेशनल बैरियर्स जैसे कि लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल, बेहतर स्कूल होने चाहिए, बेहतर पढ़ाई होनी चाहिए ताकि उनको लगे ही ना कि साइंस का विषय कठिन। जेंडर्ड सोसाइटियल नॉर्म्स, इसके अलावा उनको ये लगता होगा कि भाई साइंस ज़्यादातर लड़के ही लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्करेज करती हैं लड़कियों को, वो लोग साइंस नहीं लेती हैं, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पाती, इंजीनियरिंग नहीं कर पाती हैं, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट नहीं लेती हैं। वो प्रायोरिटी देती हैं फैमिली को, मतलब पापा जो बोलेंगे वो सब्जेक्ट लेकर के मैं पढ़ाई करूँगी, अपने करियर के ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देती हैं। यही सब चीज़ें हैं जो कि सीवियर तरीके से जियोपार्डाइज करती हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। कुल मिलाकर के जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है महिलाओं की अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब महिलाओं को ज़्यादा अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप, हमारे मन में रूढ़िवादिता बनी रहती है।
जैसे कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि वुमेन्स हमेशा जो है इमोशनल्स रहती हैं, ठीक है, पुरुषों की तुलना में। वुमेन आर नर्चरिंग एंड मेन आर एग्रेसिव। हमें ये लगता है कि उनका स्वभाव सॉफ्ट रहता है, पुरुष एग्रेसिव रहते हैं, पुरुष स्ट्रांग हैं, महिलाएं कमज़ोर हैं, ठीक है। इसके अलावा पुरुष घर के डोमेस्टिक कामों में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, महिलाओं का ही ये ज़्यादा काम है, ठीक है। एंड हमेशा सही माइंड में ये रहता है कि लड़के लोगों की मैथ्स अच्छी रहती है, लड़कियों की मैथ्स कमज़ोर रहती है, ठीक है। इसलिए भी वो लोग इस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इसके अलावा हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एकेडमिक सेटिंग। कहीं स्कूल कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं तो उस दौरान उनको हरासमेंट बहुत ज़्यादा होगा, इसके अलावा उनको डिस्क्रिमिनेशन भी फील होगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते चलते वो इस फील्ड से अपने आप को आउट रखती हैं। अब स्टेम साइंटिस्ट की यदि हम चर्चा करें कि इस सेक्टर में कितनी महिला लोग वैज्ञानिक बनी हैं, एक स्टडी करी गई थी स्टेम साइंटिस्ट की, अक्रॉस 38 कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया है। इससे पता चलता है हायर एट्रिशन रेट ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो रेट है बहुत कम है। किस मामले में? नॉन इंक्लूसिव वर्क प्लेस, वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रगल, लिमिटेड एक्सेस टू हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रही। इसका मतलब ये है जो वर्क प्लेस है वो खुद महिलाओं को ज़्यादा समावेशी नहीं बना रहा। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रगल उनको करना पड़ रहा है, लिमिटेड एक्सेस टू हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसके चलते चलते महिलाएं ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं बन पाती हैं। इस प्रकार के जो बैरियर्स होते हैं दोस्तों, ये कहना चाहिए आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उनके करियर प्रोग्रेशन को रोक देते हैं एंड रिड्यूस कर देते हैं एक्सेस टू सीनियर रोल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क, और सीधे सीधे जो ड्रॉप आउट है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि हम चर्चा कर लें पोस्ट डॉक टू फैकल्टी ट्रांजिशन, मतलब पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर से प्रोफेसर बन जाना, लेक्चरर बन जाना, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बन जाना, ऐसी चीज़ें बहुत कम हो पा रही हैं। ये एक क्रूशियल स्टेज माना जाता है एकेडमिक कैरियर्स में, स्पेशली साइंस एंड रिसर्च वाले सेक्टर में, ठीक है। ये चीज़ महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि घर में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, सास ससुर की सेवा करना है, बच्चों को टिफ़िन बना के देना है, उनको पढ़ाना भी है, होमवर्क भी करना है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल उनका नहीं बढ़ पाता है। लैक ऑफ फीमेल रोल मॉडल सिटीड एज ए की फैक्टर। ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रस्तुत की गई हैं रिसर्च, कहाँ से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से प्रस्तुत की गई हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, हमें महिलाओं के ऊपर फोकस क्यों करना चाहिए कि महिलाएं साइंस के सेक्टर में आगे बढ़ें। इससे हमारे पास में एक डाइवर्स टीम बन जाएगी वैज्ञानिक लोगों की, इससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ इंटीग्रेट करेगी महिलाओं और पुरुषों को काम के साथ में, ठीक, अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स यदि साइंस में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो एक रोल मॉडल के तौर पर उभरती हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। इससे क्या होता है, जो गर्ल्स हैं वो भी इंस्पायर्ड होती हैं कि हमें भी साइंस के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद मातिल्दा इफ़ेक्ट के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। 19वीं सेंचुरी में जो फेमिनिस्ट मातिल्दा जोसलिन गेज थी, उनके नाम पर ये कहना चाहिए बात आई थी। इसमें बताया जाता है, ये डिस्क्राइब्स करते हैं द टेंडेंसी टू डाउन प्ले वुमेन साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ देयर मेल कॉलीग्स। बोला जाता है कि हमारे योगदान के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है कि महिलाओं ने कभी कुछ किया है कि नहीं किया है। मतलब ऐतिहासिक रूप से जो उनका स्ट्रगल रहा है वुमेन्स की इनोवेशन के सेक्टर में, उसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी हमें समझने की ज़रूरत है। जैकब क्लार्क ब्लिक्सटाफ ली की पाइपलाइन की बात करें, ठीक है।
लगभग 200 साल के बाद की यदि हम चर्चा करें, जेंडर इनइक्वालिटी इन स्टेम परसिस्ट। उनका कहना है कि लड़कियां स्टेम सिस्टम से क्यों ड्रॉप आउट करती हैं, बायस्ड पेडागोजी के चलते चलते, लैक ऑफ रोल मॉडल के चलते चलते, हॉस्टाइल वर्कप्लेस के चलते चलते आने वाले समय में और भी ज़्यादा हमें ड्रॉप आउट देखने को मिलेगा। पहले भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ है। हाल फिलहाल में यदि हम रिसेंटली स्यूट एंड लैडर्स मॉडल की चर्चा करें, जो कि फोकस करता है स्ट्रक्चरल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर्स के ऊपर, ये कहता है मेंटरशिप, एक्सेस टू हिडन नॉलेज, करियर डिसरप्शंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें माइनॉरिटी, वुमेन, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप भी आ जाते हैं। तो जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था, एक्सटेंसिव सर्वे, 98 इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हुए थे, पूरे कहना चाहिए दुनिया भर में कंडक्शन हुआ था। 2020-21 में ये सर्वे हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि कितनी महिलाएं टीचर हैं, कितने पुरुष टीचर हैं। वहीं यदि हम अक्रॉस फील्ड की बात कर लें, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, दुनिया भर की, सबको मिला करके जो प्रपोर्शन है वो 17 है। मतलब 100 पुरुष टीचर हैं तो 17 महिलाएं टीचर हैं। बायोलॉजी के टीचरों की यदि हम बात करें तो मात्र 23%, 100 में से 23 महिलाएं ही हैं बायोलॉजी की टीचर, 8 हैं मात्र इंजीनियरिंग के टीचर। ये इतना ज़्यादा कहना चाहिए हमारा फैकल्टी का रेशो चल रहा है। जैसे जैसे आप हायर रैंक इंस्टीट्यूशंस की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये जो प्रपोर्शन है वो और भी ज़्यादा कहना चाहिए डीप होते जाता है। मतलब सीनियर करियर फैकल्टी के तौर पर यदि हम देखें तो इनमें महिलाओं की संख्या और भी कम है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जो वुमेन साइंटिस्ट होते हैं उनको अंडर रिप्रेजेंटेड किया जाता है एंड एट कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑफन ओवरलुक्ड इन करियर इन्हेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, करियर इन्हेंसिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनमें महिलाओं की अनदेखी करी जा रही है। चर्चा करते हैं कि कैसे करके इस प्रकार के जो चैलेंजेस हैं इनको हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए करियर के जो अलग अलग रास्ते हैं वो हमें खोलना पड़ेगा महिलाओं के लिए। इसमें सबको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर, इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक कम्युनिटी को, कि आप इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दीजिए, पार्टिकुलरली अंडर रिप्रेजेंटेटेड एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस लड़कियों को, महिलाओं को, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए। इसके अलावा टाइम में हमें इंटरवेंशन देने की ज़रूरत है। अर्ली इंटरवेंशन ही दे दीजिए आप, पार्टिकुलरली स्कूल के टाइमिंग में ही आप पेरेंट्स के साथ इंगेज करके चलिए, जो एजुकेटर्स हैं उनसे मिलिए, ब्रॉडर सोसाइटियल जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर चर्चा करिए। ये कुछ कीज़ हैं जिनके चलते चलते बेटर इम्पैक्ट हमको मिल सकता है। राइटर की तरफ से यहाँ पर 3 प्रकार के रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर की बात होती है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। संस्थागत रूप से हम कौन कौन से बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि यदि कोई लड़की है वो काम करना चाह रही है तो वर्क ऑप्शन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, वो अपने बच्चों की देखभाल भी कर सके। इसके अलावा ऐसी पॉलिसीज जो कि सपोर्ट करती है वर्क फैमिली इंटीग्रेशन, ऐसी फैमिली के साथ में रहते हुए भी वो काम कर सके, इस प्रकार के काम में हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर की बात ये है, हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, इसके अलावा इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। हमें बताना पड़ेगा कि महिलाओं ने भी साइंस के सेक्टर में बहुत सारे अच्छे काम करे हैं। जो चैलेंजेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, उन सब को सामने लाने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर के पॉइंट में राइटर का कहना है कि आपको जो है सूक्ष्म अप्रोच रखने की ज़रूरत है।
अक्रॉस करियर स्टेज इज क्रूशियल। करियर बनाने की जब बात आती है ना तो पूरा का पूरा स्टेज बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। इसमें हमें एज रिस्ट्रिक्शन जो एज रिस्ट्रिक्शन है ग्रांट्स के ऊपर, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मेंटरशिप नेटवर्क को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके अलावा सपोर्ट करना है री एंट्री आफ्टर ए ब्रेक फॉर फैमिली और पर्सनल रीजन। बीच में यदि कोई लेडीज़ छोड़ दी है, फिर से यदि वो ज्वाइन करना चाहती है तो री एंट्री होना चाहिए करियर में। इसके अलावा जो सीनियर वुमेन्स की आवाज़ है, जो डिमांडें हैं, स्पेशली लीडरशिप के मामले में, डिसीजंस मेकिंग के मामले में, उनकी आवाज़ को और भी ज़्यादा हमें बुलंद करने की ज़रूरत है। कौन कौन से इंटरवेंशन लिए गए हैं ये हमारे लिए अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि सरकार ने गति पायलट प्रोजेक्ट 2020 लॉन्च किया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस पायलट इन 2020। इसके माध्यम से महिलाओं के लिए बेटर वातावरण तैयार करने की बात करी जाती है साइंस के, टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के, मैथ्स के सेक्टर में। इसमें सपोर्ट दिया जाता है कैसे करके कुछ जो इनिशिएटिव्स रहती हैं, जैसे कि वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग और वाइस किरण एंड वुमेन साइंटिस्ट स्कीम प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है, ठीक है, गति पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। कुछ और भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे कि बायो केयर प्रोग्राम की बात कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, करियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया गया है, जो कि सपोर्ट करता है महिला वैज्ञानिकों को कि आप जो है रिसर्च के सेक्टर में फिर से वापस आइए करियर ब्रेक लेने के बाद। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की यदि हम चर्चा करें तो ये बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है ताकि प्रमोट किया जा सके वुमेन की हेल्थ एंड ट्रेनिंग को, ठीक, किसके लिए, पार्टिकुलरली वुमेन साइंटिस्ट के लिए। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि भाई इस प्रकार की जो इनिशिएटिव्स चलाई जा रही हैं, पार्टिकुलरली ये जो इनिशिएटिव्स होती हैं महिलाओं को वैज्ञानिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यद्यपि ये पहल प्रगति को दर्शाती हैं, फिर भी इन्हें व्यापक सुधारों तक विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि ये हम सुनिश्चित कर सकें कि महिला वैज्ञानिकों को मान्यता मिले, उनको सशक्त बनाया जाए और उनको महत्व दिया जाए। जैसे जैसे भारत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में सीमाओं को पार करते जा रहा है, इस यात्रा में महिलाओं का पूरा समावेश हमें करने की ज़रूरत है। इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। ये चीज़ बताएगा कि भारत सच्चे रूप में प्रगति कर रहा है, जो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा।